एक स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट जा रही हो तो ओस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट से, ओस्ट्रेड के प्रयोग से हमें पता है कि किसी तार में करंट होती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए एक तरीका था हमारे पास में स्नो रूल, कि अगर तार जो है कंपास के ऊपर है या ओवर द कंपास है या बिलो द कंपास है तो उससे हमने निकाल लिया था। लेकिन अगर मैं केवल ऊपर और नीचे ना करके इस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मैंने आपको एक राइट हैंड थंब रूल बताया था, है ना। बढ़ाने बाद में लगाने से सही से मेजर होगा। समझ में आया भाई दीपांचल दत्ता, क्या लिख रहे हो आप? बाद में क्लास के बाद बात करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई किसी तार में करंट है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसके लिए राइट हैंड थंब रूल होता है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, कि जिस डायरेक्शन में करंट जारी है उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा कर लो। अब जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना तो क्या करो, अपनी उंगली को कर्ल करना शुरू करो। तो आप देखेंगे यहाँ से बेटा उंगली अंदर घुसेंगी, अंदर घुसेंगी, इस तार के पीछे से बाहर निकलेंगी, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, इनटू द पेज होगा, यहाँ से बाहर की तरफ को निकलेगा, आउट ऑफ द पेज होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर घुस रहा है, यहाँ से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यानी कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो किस टाइप का होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, किसी स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब यहाँ से देखो, अंदर की तरफ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बाहर निकली, अंदर गई बाहर गई, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर टाइप का होगा, और डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में बेटा एक तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ को ना जाके नीचे की तरफ को जा रही है ऐसे, तो क्या होगा, फिर आप निकाल सकते हैं। जिधर को करंट जा रही है उधर को अंगूठा करो और उंगली को कर्ल करो। अब यहाँ से उंगलियां अंदर घुसेंगी, पीछे से बाहर को निकलेंगी, अंदर घुसेंगी बाहर को निकलेंगी, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर, यहाँ होगा बाहर। ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर करंट जो है बेटा नीचे की तरफ को जा रही हो, अब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जैसे यहाँ पे क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, और यहाँ कैसे बना था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, पेपर में एक सीधा सा क्वेश्चन आएगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा तार है, उसमें करंट पास कर रही है, तो तार में करंट है तो उसके आसपास कौन सा क्षेत्र पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, जिधर को करंट पास कर रही है उधर अपना अंगूठा कर दो और उंगलियों को कर्ल करो। यहाँ से उंगली अंदर घुसी यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ को है, ठीक तार के नीचे जाओ तो उंगलियां इधर की तरफ को पुश कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और इस पॉइंट पर उंगलियां ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को, यहाँ इधर को अंदर, इधर को ऊपर, इधर ऐसे। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना, सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अगर करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ को तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और ऊपर से नीचे आ रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इस तरह की कुछ बातें हम क्लास में करी थी हमने। ठीक है। तो लिख रहा है यदि किसी कार का वेग v है और उसे ब्रेक लगाकर x मीटर की दूरी में रोका जा सकता है, यदि उसका वेग n भी हो जाए तो रोकने की दूरी क्या होगी। देखो ये भी भाई मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, अभी मैग्नेटिज्म चल रहा है, चलती हुई क्लास में ठीक नहीं है दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन पूछना, तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आ रखा है पेपर में इस टाइप का। मान लो कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं 20 स्पीड से और गाड़ी अच्छी खासी भाग रही थी और आपने ब्रेक लगाए, तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेक लगाते गाड़ी रुक जाएगी, तो ब्रेक लगाए तो मान लो कि आपकी जो गाड़ी है वो 2 मीटर चलकर रुक गई, तो 2 मीटर से रुकी। अब अगले दिन आपने गाड़ी चलाई 220 स्पीड से, दुगनी स्पीड से, तो आज फिर आप उतना ब्रेक लगाएंगे उतना ही खींच के, तो गाड़ी कितना दूर चलकर रुकेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जितने गुना आप स्पीड करोगे, जैसे पहले दिन आपकी स्पीड यू थी और अगले दिन आपने स्पीड की 2u, डबल कर दी, तो जितने गुना आप स्पीड करोगे ना उसका स्क्वायर कर देना, उसका स्क्वायर। ठीक है। तो जितने गुना एक मिनट रुको। तो जितने गुना आप स्पीड करोगे ना, जितने भी गुना स्पीड करोगे उसका स्क्वायर कर देना, तो उतना दूरी तय करके गाड़ी आपकी रुक जाएगी। जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी की स्पीड थी आज, आपकी गाड़ी की स्पीड थी मान लो कि आज 50 और आपकी गाड़ी 2 मीटर चलकर रुक गई, 2 मीटर चल गए, और आपने अगले दिन गाड़ी की स्पीड कर दी 100, दुगनी कर दी, तो दुगनी करी स्पीड 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि आज आपकी गाड़ी 4 गुना अधिक दूरी चलकर रुकेगी। तो पहले 2 मीटर रुक रही थी, 2 का 4 यानी कि 8 मीटर चलकर रुकेगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ाते समय आपको पढ़ाए जाएंगे ना। ठीक है। तो तब पढ़ लेना जब मैकेनिक्स आएगा। अगर मैकेनिक्स आपको पढ़ा दिया है तो वहां पे इसका रीजन बताया होगा, वो क्लास देख लेना, नहीं तो जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तब देखना। ठीक। चलो अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे बेटा एक चीज है कि जब किसी तार में एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करती है
तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो सर्कुलर टाइप का ही होगा। इस बात को एक्सपेरिमेंटली भी आप चेक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, गत्ता लिया ये, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक छेद कर दिया कार्डबोर्ड में, एक छेद कर दिया। और छेद करके इसके, जैसे मान लो कि गत्ता है, ऐसे ऐसा समझना, ये गत्ता यहाँ पे, इसमें एक छेद कर दिया, तो एक तार जो है यहाँ से घुसाया, आधा तार ऊपर है आधा नीचे है, तो आधा तार ऊपर है और आधा है नीचे। आधा तार ऊपर आधा नीचे। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, अभी ओपन है ये। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। अब देखो, ये बेटा हमारे पास में एक कार्डबोर्ड था, गत्ता था, इसके अंदर हमने क्या किया, बिल्कुल ऐसे समझो कि गत्ता ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे छेद कर दिया, एक तार ऐसे पिरोया, और उसमें यहाँ पे ऐसे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और जो गत्ता है ना, इसके ऊपर हमने कुछ आयरन आयरन फाइलिंग्स यानी कि लोह चूर्ण, लोहे का एक चूर्ण बिखेर दिया। तो लोहे के छोटे छोटे से बहुत ही पतले पतले से पार्टिकल हैं, लोह चूर्ण है ये, आयरन आयरन फाइलिंग फाइलिंग तो हमारे पास हो गया लोह चूर्ण, ये आयरन पाउडर मान लो, है ना, आयरन पाउडर, तो लोहे का पाउडर चूर्ण है ये, लोह चूर्ण, बहुत ही पतला बहुत ही बारीक है ये, पतला सा। अब मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, है ना, एक कार्डबोर्ड लिया हमने, और इस कार्डबोर्ड में मैंने क्या किया, गड्ढा किया, और उसमें एक तार ऐसे गया, एक ऐसे। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ जाओगे कि यहाँ पे लोहे का चूर्ण बिखरा पड़ा है, और तार जो है इसके अंदर गड्ढा खोद के हमने क्या किया कि तार जो है ऐसे निकला हुआ है। तो बेटा जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो यहाँ करंट पास करेगी, तो यहाँ पे जो करंट पास करेगी, तो मैं इस वाले चीज को दिखा देता हूँ अलग से। तो मान लो कि जब मैं इसे करंट पास करूंगा तो देखो क्या होगा, फिर से हमने यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है, वही जुगा तो सेटअप है यही, इसे बस दो जगह दिखा रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट यही वाला सेटअप है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ पे स्विच को हम स्विच ऑफ मतलब स्विच को कनेक्ट करेंगे, अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे स्विच को हम कनेक्ट करने वाले हैं, बस इतना फर्क पड़ेगा। अब देखो, हमें ध्यान से समझना पड़े, ये हमारे पास में बेटा लो चूर्ण बिखरा हुआ है। जैसे बेटा मैं स्विच को कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो सर्किट पूरा हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ करंट चल रही है, करंट आई, करंट आई, तो करंट जा रही है तार में, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे इस तार में करंट चलेगी, तो तार में करंट फ्लो करते ही इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो करंट ने चलना शुरू कर दिया। तो बेटा जैसे यहाँ पे करंट चलना शुरू करेगी तो क्या होगा कि करंट से तक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लोहे का जो चूर्ण बिखेर रखा था ना, मैंने हल्का सा टैप कैसे किया, टक टक, हल्का सा ऐसे झटका मारा इस पे। जब मैंने ऐसे टैप किया ना, तो मैंने क्या देखा कि जो आयरन फाइलिंग्स, जो कि आयरन पाउडर, जो लोहे का चूर्ण था ना, वो सारा का सारा जो चूर्ण था बेटा यहाँ पे ना, इसके चारों तरफ जो था, तार के चारों तरफ एक सर्कुलर शेप में अरेंज हो गया, यानी कि जो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बन गई, सर्कुलर शेप में। तो सारे का सारा जो बेटा यहाँ पे लोहे का जो चूर्ण है वो सर्कुलर शेप क्यों बनी उसकी, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट पास करती है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है सर्कुलर टाइप का होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सारा का सारा जो लोहे का चूर्ण था उसने अपने आप को अरेंज कर लिया। तो यहाँ से हम इसी बात को जो हमने यहाँ पे बताया राइट हैंड थंब रूल से, कि जब किसी तार में करंट चलती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र सर्कुलर टाइप का होता है। वो बात हमने एक्सपेरिमेंटली भी चेक करके देखी कि चलो एक काम करते हैं, एक तार में जब करंट पास कराएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर टाइप का ही होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, बहुत ही पतला सा चूर्ण, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बारीक बारीक दाने वाला लोहे का चूर्ण, इसके हमने चारों तरफ बिखेर दिया, और जैसे करंट पास करी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। तो अब हल्का सा जब से हमने टैप किया तो टैप करते सारे के सारा जो चूर्ण था वो बिल्कुल एकदम उसने सर्कल बना लिया इसके चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ। तो जो बिल्कुल ही नजदीक नजदीक जो सर्कल बने, तो बहुत ही ज्यादा मतलब पाउडर दिखाई दिया वहां पे, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तार के नजदीक पैदा होगा, यानी कि यहाँ पे ढूसा लग जाएगा, इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा लोहे का चूर्ण। लेकिन जो दूर सर्कल बनेंगे ना, उसमें बहुत ही पतला पतला से, समझो कि बारीक बारीक ऐसे, मान लो कि जो बहुत दूर दूर है वहां बारीक बारीक से चूर्ण बिखरा पड़ा है ऐसे, लेकिन जो बिल्कुल तार के नजदीक है ना, वहां बहुत ज्यादा लोहा इकट्ठा हो जाएगा।
बहुत ज्यादा ढूसा लग जाएगा, इकट्ठापन बहुत ज्यादा दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा, यानी जितना नजदीक जो होगा, तार के नजदीक जो होगा सर्कल वो ज्यादा आपको दिखाई देगा, बहुत ही भरा भरा सा दिखाएगा चूर्ण का, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो दूर होंगे वहां पे वो बहुत ही लाइट लाइट सा दिखाई देगा, यानी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चला। हाँ, तार में करंट पास करने से इसके चारों तरफ जो लोहे का जो चूर्ण है, जो पाउडर है, वो अपने आप को सर्कुलर शेप में एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है किसी तार के चारों तरफ, वो किस तरीके का होता है, किसी तार के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए वो ऐसा करेगा। ठीक है, ये हमारे पास में ये इस चीज की वेरिफिकेशन है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चल रहा है। भाई देखो ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रहा है, यहाँ से बाहर, तो ये अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो अंदर की तरफ गया, बाहर निकल रहा है, तो ये ऐसा बताना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्योंकि 2D पिक्चर की फॉर्म में बता रहे हैं, इसलिए बस आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट नीचे की तरफ आ रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कैसा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को घुस रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा ना वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, घड़ी की दिशा में घड़ी चल रही हो, और यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में बन रहा है। तो इस 2-3 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि अगर किसी तार में करंट है, तो ये तो हमें पता चल गया कि किसी तार में करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। भाई तार में जब करंट होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। हमें ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि तार में जब करंट पास कराई गई तो उसके आसपास जो कंपास पड़ी थी, उस कंपास की सुई ने हिलना शुरू कर दिया। कंपास की सुई तो चुंबक के आसपास हिलती है, चुंबकीय क्षेत्र में हिलती है। अगर किसी तार में करंट है, उसके आसपास भी अगर रखी कंपास हिल रही है, यानी तार के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर्कुलर टाइप की। यह हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चल गया, ये लोह चूर्ण वाले या आयरन पाउडर वाले एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। लेकिन अब किसी तार में जब करंट है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा तो हो गया, उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई, पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। वो 2 टेस्ला का होगा कि 5 टेस्ला का होगा कि 20 टेस्ला का होगा। जब किसी तार में करंट पास करती है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, वीक कब होगा, उसकी वैल्यू 2 कब होगी और 500 कब होगी, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो बात अभी हमें चलेगी इस वाले डेरिवेशन से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, तो करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब यह है कि एक तार है, इसमें करंट पास कर रही है आई, तो मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये इसकी लंबाई मान ली मैंने डेल्टा एल। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से भाई जब इस तार में आप करंट चलाओगे तो वही करंट यहाँ भी तो जा रही है, वही करंट यहाँ जा रही है पूरे तार में। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो करंट पास कर रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पी पे मुझे पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इस पी पर जो पैदा होगा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उस बात को हमें समझना है। देखो, अब इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी तक की जो दूरी है, मान रहा हूं कि वो आर है, पॉइंट पी तक की दूरी जो है आर है, और करंट एलिमेंट से ये जो पॉइंट पी को मिलाने वाली जो लाइन है, मान लो कि थीटा एंगल बना रही है ये। तो देखो, सबसे पहले इस जो छोटा सा मैंने करंट एलिमेंट लिया है, धारावाही अवयव लिया, इसकी लंबाई बहुत ही छोटी है, डेल्टा एल का मतलब कि बहुत ही छोटी सी लंबाई। यहाँ तो मैं दिखाने के लिए बहुत बड़ा बना दिया मैंने इसे। तो मान लो कि जो करंट एलिमेंट है बहुत ही छोटा सा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा बहुत ही छोटा सा पैदा होगा, उसे लिखेंगे हम डेल्टा बी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा डेल्टा बी, एक तो प्रोपोर्शनल होगा आई के। प्रोपोर्शनल आई का मतलब यह है कि इस तार में जितनी ज्यादा करंट पास करेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कराना है तो अब तार में 1 एम्पेयर की जगह 50 एम्पेयर करंट पास करा दो। जितनी ज्यादा एम्पेयर की करंट पास करेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने करंट जो है कितने ज्यादा एम्पेयर की पास कराई। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इस करंट एलिमेंट की लंबाई पर। अगर मान लो कि मैं करंट एलिमेंट ले रहा हूं इतना सही और एक ले रहा हूं इतना बड़ा, तो जितना बड़ा करंट एलिमेंट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। मान लो दोनों से आर दूरी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो करंट एलिमेंट की लंबाई ज्यादा होगी उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तीसरा, एक बेटा इस बात पर डिपेंड करेगा साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि यानी कि इस करंट एलिमेंट से, इस धारावाही अवयव से आप आर दूरी पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पे है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास में ये करंट एलिमेंट है, यहां से एक पॉइंट मैंने लिया ये ए और एक पॉइंट लिया बी, ये दोनों सेम दूरी पर हैं, पॉइंट ए भी और पॉइंट बी भी। तो अब मैंने यहाँ पे 2 एम्पेयर की करंट पास कराई, तो इस 2 एम्पेयर करंट की वजह से इस पॉइंट ए
और पॉइंट बी पे किस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप एक चीज देखो, जिस करंट एलिमेंट से जो पॉइंट ए वाली लाइन है वो तो एंगल बना रही है इतना, और पॉइंट बी वाली एंगल बना रही है इतना। तो आपको पता है कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो थीटा बढ़ने से साइन थीटा भी बढ़ता है, तो साइन थीटा बढ़ेगा यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, यानी पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। भाई थीटा बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है, आपको पता ही है। थीटा की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब देखो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है हाफ, साइन 45 की होती है √1/√2, साइन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कितनी ज्यादा तार में फ्लो कर रही है। 2 की जगह में अगर यहाँ 5 एम्पियर कर दूंगा तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इस करंट एलिमेंट की लंबाई कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि करंट एलिमेंट से वो पॉइंट कितने ज्यादा बड़े एंगल पर है, जितने बड़े एंगल पर होगा उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। फोर्थ, एक बड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूरी के स्क्वायर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो पॉइंट नजदीक होगा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया, ये इससे आई करंट पास हो रही है, तो इससे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, एक ले लिया मैंने क्यू, ठीक। अब देखो पॉइंट पी जो है ये भी 90 डिग्री के एंगल पे, ये भी क्यू भी 90 डिग्री पे, एंगल तो यहाँ पे सेम ही है, लेकिन अगर आप पॉइंट पी देखो ये नजदीक है और एक पॉइंट क्यू ये दूर है, तो जो पॉइंट नजदीक होगा तो दूरी कम होगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी तार में जब करंट पास करती है तो उसके आसपास के पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। आसपास वाले पॉइंट जो है वहां एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसे हम तार से दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगेगा, कमजोर पड़ने लग जाएगा। तो हमने कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कितनी ज्यादा है, करंट एलिमेंट की लंबाई कितनी ज्यादा है, तीसरा कि एंगल कितना बड़ा बन रहा है, और चौथा ये बात कि दूरी जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर यहाँ पे इन चारों इक्वेशन को मैं मिला लूं, चारों पॉइंट को, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, डेल्टा एल के, साइन थीटा के और दूरी के स्क्वायर के हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे के से, ये आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ बेटा जो कांस्टेंट है के, इसे हम ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे बेटा हम बायो सैवर्ट लॉ ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, यानी कि आप ये समझो भाई किसी तार के मैं अपने करंट पास कराई तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा किसी पॉइंट पर, उस बात पे डिपेंड करेगा कि तार में जो करंट पास हुई है और उस पॉइंट के बीच में मीडियम कौन सा भरा हुआ है। भाई क्या उतना ही तार में करंट होगी तो क्या उतना ही परमिट जितना एयर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, क्या उतना ही, अगर यहाँ बीच में अगर पत्थर भर देंगे तो क्या पत्थर भी उतना ही परमिट करेगा। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि अभी हमने ये मान रखा है कि जिस तार में करंट पास कर रही है उसके आसपास फ्री स्पेस है, खाली जगह है, एयर भी नहीं है, निर्वात है। तो अगर अगर किसी तार के आसपास फ्री स्पेस हो तो उस तार में करंट पास करने से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपको क्या क्या समझना है कि एक तो किसी तार में करंट जब पास होती है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे, किसी तार में जब करंट पास होती है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग पैदा होगा वो उस करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है, उस करंट एलिमेंट की लंबाई पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने एंगल पर वो पॉइंट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना दूर हैं, दूर होंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, नजदीक होंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो पेपर में 3-4 पॉइंट आपसे पूछेगा, तो आपसे कह देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। कह देगा किसी तार में करंट है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, तो लिख देगा कि करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। कह देगा जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, तो गलत हो गया, दूरी बढ़ने पर तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है। एक में कह देगा आपसे कि मैं करंट एलिमेंट की लंबाई बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बिल्कुल सही कह रहा है।
किसी तार में करंट है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आसपास कौन सा मीडियम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने मान रखा कि ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। अगर यहाँ पे फ्री स्पेस ना हो, कोई और चीज हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम चुंबकशीलता उस माध्यम की लिख देंगे। तो मीडियम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितनी करंट पास कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना दूर है वो भी इंपॉर्टेंट है, लंबाई कितनी वो भी इंपॉर्टेंट है, एंगल क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से ये बात अगर आपने लिख ली है तो बारे से लिखो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। हाँ, ये बायो सैवर्ट लॉ भी कहते हैं इसे, बायो सैवर्ट ने बताया था इसके बारे में। करो ये। हम्म इक्वेशन नंबर 2 क्लियर नहीं हुआ? इक्वेशन 2 है इस करंट एलिमेंट की लंबाई, तो डेल्टा एल, करंट एलिमेंट की लंबाई ज्यादा होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट एलिमेंट की लंबाई कम होगी तो वीक होगा। इक्वेशन 2 क्या है ना? चलो अब अगले बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक तार है, इस तार में करंट पास कर रही है आई, मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये एक काम करो, ये सारे पॉइंट जो है ना सेम डिस्टेंस पे ले रहा हूं। यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है ये इसके सेंटर से ले रहा हूं। ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है तो पॉइंट बी की भी आर है, पॉइंट सी की भी आर है, और ये पॉइंट डी। और मैं आपसे पूछूंगी इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर होगा और सबसे वीक किस पॉइंट पर होगा। ए बी सी डी में से ये 4 पॉइंट हैं, चारों के चारों करंट एलिमेंट के सेंटर से सेम दूरी पर हैं, ठीक है? तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से हम्म, कौन सा इक्वेशन रहेगा रजनी? हम्म ये लिखना, ये लिख लो। तो बेटा सबसे पहले तो वह समझो, ये जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट डी है, इन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। अगर कोई पॉइंट, ये जो वायर है ना, इस वायर, जिस वायर में करंट पास कर रही है, अगर इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पड़ रहा है तो उस पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर कोई पॉइंट जो है इस एक्सिस पे पड़ रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। आप खुद सोचो भाई, जो पॉइंट ये, अगर आप पॉइंट बी को देखो, ये पॉइंट बी जो है और ये पॉइंट सी तो बिल्कुल सीधा ही है, ठीक। और आप बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे, ये जो जिस वायर में करंट पास कर रही है उससे कुछ एंगल पे मान लो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये तो पॉइंट सी तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन जो पॉइंट ठीक इसी वायर के एक्सिस पे पड़ेगा उसके लिए थीटा की वैल्यू जीरो बनेगी। अगर थीटा की वैल्यू जीरो बनेगी तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, ये पॉइंट ए और बी जो है, ए पॉइंट ए और डी जो है, 4 पॉइंट्स ए एंड डी, पॉइंट ए और डी जो इनके लिए बेटा थीटा की वैल्यू जीरो है। ये जो जिस वायर में करंट पास कर रही है, ये पॉइंट बी, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, मान लो 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 40 डिग्री का बना रहा है, 50 का बना रहा है, 60 का बना रहा है, 80 का बना रहा है, 85 बना रहा है, 90। लेकिन जो पॉइंट ठीक इस वायर के एक्सिस पे ही पड़ेगा वो तो उसके लिए तो एंगल 0 डिग्री है। अगर एंगल 0 डिग्री होगा, से पॉइंट ए और डी के लिए एंगल 0 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो। तो इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो और यहाँ पर भी जीरो। अब हमें देखना है कि ये तो बिल्कुल ठीक जो वायर के एक्सिस पे पड़ेंगे उन पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाएंगे तो जैसे एंगल बढ़ता है तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगती है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? इस पॉइंट सी के लिए। भाई अगर आपको पता है कि 4 पॉइंट सी थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री।
और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा साइन की वैल्यू कभी हो नहीं सकती। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होती है 1। तो वो किस पॉइंट के लिए, सी के लिए। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 होता है 1, और वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर साइन मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट सी पर, और उससे कम आएगा बी पर, और ए और डी पॉइंट जो है इन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेंगे, क्योंकि इसी लाइन पर है ये, इसी लाइन पर। तो अगर कोई पॉइंट जो है वो इसके एक्सिस पर हो, एक्सिस पर, तो अगर वायर के एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है तो उसके लिए उस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये सारे पॉइंट जो इस वायर के ऊपर हैं इन सब के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब इस वायर से कुछ एंगल पर होना चाहिए पॉइंट, उस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो ठीक इसके एक्सिस पर पड़ेंगे उन पर क्या रहेगा, जीरो। जैसे एंगल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक तो ध्यान रखना है एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, जो पॉइंट ठीक 90 डिग्री पर होगा उस पर होगा मैक्सिमम। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक वायर में करंट पास कर रही है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है ए, और 2r दूरी पर है पॉइंट बी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो यहाँ पे जो पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मान लो B2, तो B2 जो है वो B1 का कितने गुना होगा। आर दूरी पर जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और 2r दूरी पर जो है वो B2 है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो B2 B1 का कितने गुना है। यानी कि अगर कोई पॉइंट डबल दूरी पर हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना होगा ये आपको बताना है। दूरी डबल कर देने पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कितने गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। दूरी डबल कर देने पर मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना होगा। हम्म, जो 1/4 लिख रहे हैं उनका सही है, राजीव रंजन 4 गुना, गुरु 4 गुना वाला का बिल्कुल गलत है भाई। अभी तो आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है भाई वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप दूरी कर देंगे डबल, तो दूरी बेटा फॉर्मूले में लिखा नीचे, दूरी करेंगे डबल, डबल का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 गुना आएगा। तो जो 4 गुना लिख रहे हैं यानी कि उनका तो कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बेकार है भाई। आपको कम से कम इतना तो पता ही है कि दूरी बढ़ने पर, जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने पर तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है, और आप तो 4 गुना बता दे रहे हो भाई। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी तार में जब करंट फ्लो करती है तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के स्क्वायर के। तो दूरी अगर आप डबल करेंगे, दूरी तो फॉर्मूले में नीचे लिखा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1/4 आएगा। ये सिंपल सिंपल बातें तो पेपर में आती है, ये कोई डेरिवेशन थोड़े ना करवाएगा आपसे, कोई आप कोई 12th क्लास की फिजिक्स थोड़े ना आप वहां पे जा रहे हो पढ़ने, या 10th क्लास का की पेपर है सब्जेक्टिव। आपसे ही पूछेगा कि किसी तार में करंट है, उसे एक पॉइंट जो है वो दूसरे से दुगनी दूरी पर है, जो डबल दूरी पर है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1/4 गुना। भाई दूरी डबल कर देने पर 2 का स्क्वायर 1/4 गुना हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि 3 गुना दूरी पर तो 1/9 गुना हो जाएगा। जो तार, जो पॉइंट ठीक एक्सिस पे पड़ेंगे उनमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। जो पॉइंट बिल्कुल ठीक 90 डिग्री के एंगल पे होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू होगी 1 मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगा। ये इन चीजों से चीजें, इनसे तो क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछे जाते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम इफ इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, if the direction of current get reversed, then what will what will be the effect, what will be the effect on strength of magnetic field। यदि यदि if the direction of current in a straight wire get reversed, then what will be the effect on the strength of magnetic field। यदि किसी सीधे धारावाही चालक में धारा की दिशा बदल
जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और बेटा डायरेक्शन जो हम रिवर्स कर दें, और डायरेक्शन जो हम रिवर्स कर दें, मान लो कि पहले किसी तार में करंट फ्लो कर रही थी ऐसे, अब करंट हमने क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन बेटा रिवर्स कर दी। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, उसकी शक्ति पर, उसकी तीव्रता पर, उसकी स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन स्ट्रेट वायर गेट्स रिवर्स्ड, डायरेक्शन रिवर्स करने पर क्या होगा। सुलेमान अली, दीपांजल दत्ता, करो भाई सब बच्चे, जोयदेव। देखो अगर बेटा किसी वायर में हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देना तो मैग्नेटिक फील्ड की, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी तार में जब करंट पास करती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि करंट 2 एम्पियर है कि 3 एम्पियर। आपने केवल 2 एम्पियर करंट पहले ऊपर जा रही थी, अब नीचे कर दी, तो करंट की आपने वैल्यू तो चेंज नहीं की, वही जो कि उतार था, सब कुछ सेम है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज की। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। कि जब तार में करंट ऊपर की तरफ जा रही थी तो सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था वो कैसा हो रहा था बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो इसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कैसा हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन बस क्लॉकवाइज होगी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज थी, केवल करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे नो चेंज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। सर रेलवे की साइंस स्पेशल ले रखा है और भी सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ रखे हैं, तो मैं भेज लूँ, यानी जब पढ़ रखे हैं स्पेशल तो फिर क्यों बैच लेने भाई। ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हो तो हम अपना नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ये फोन पे नंबर, वहाँ फोन पे कर देना। तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा स्ट्रेंथ पे, केवल डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट के डायरेक्शन रिवर्स करने पे। ये जितनी बातें बता रहा हूँ ना, सबसे बाद में पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं सारे इकट्ठे कर रहा हूँ अभी, फिर एक साथ पूछे जाएंगे। ये चैप्टर में कुछ है नहीं ऐसा, इसमें केवल कुछ कुछ मोटे मोटे पॉइंट याद रखने हैं। अगर हम पहली क्लास से फिर से रिवाइज करें पूरा का पूरा, तो 4 से 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कि हमने कहां से स्टार्ट किया था कि नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक क्या है। आप कहोगे प्राकृतिक चुंबक की खास बात यह है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। लो चुंबकीय पदार्थों में लोहा, कोबाल्ट निकल आते हैं। इसके अलावा वो किसी मूविंग चार्ज पे भी फोर्स लगाती है। इसके अलावा वो दूसरे मैग्नेट पे भी फोर्स लगाती है। फिर मैग्नेट के कुछ टाइप हमने पढ़े थे, उनमें से अगर कोई मान लो कि मेरे पास में एक मान लो कि रिंग मैग्नेट है, तो फिर उसका एक फेस करेगा नॉर्थ पोल की तरह काम, एक करेगा साउथ पोल की तरह काम। चुंबक को कितने भी हिस्सों में तोड़ो उसके पास दोनों पोल होंगे। चुंबक को जब भी फ्री लटकाएंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। उसकी वजह यह है कि हमारी धरती ऐसे बिहेव करती है कि उसके गर्भ में बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है। इसके अलावा हमने क्लास में और क्या पढ़ा कि भाई अगर हमारे पास में कोई मैग्नेट है, अगर उसके एक जैसे पोल नजदीक लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्लास में क्या पढ़ा कि किसी चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसमें दूसरी चुंबक आने पर उसमें फोर्स लगेगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबक क्षेत्र कहते हैं। चुंबक क्षेत्र को हम कुछ लाइनों से दिखाते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्लोज कर्व बनाती है, यानी कि इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ बाहर की तरफ, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसके अलावा अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो आपस में काट नहीं सकती, क्योंकि एक ही कटान बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जाएगी, जो संभव नहीं है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है तो स्ट्रोक मैग्नेटिक फील्ड, दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल पैरेलल है, सेम दूरी पर है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी तार में करंट हो ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, तो उसके आसपास एक चुंबक जैसा माहौल बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। तो तार में करंट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर टाइप का। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए बायो-सैवर्ट का नियम यूज कर सकते हैं कि आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दूरी बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर, इसके अलावा जो पॉइंट बिल्कुल एक्सिस पे पड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा, दूरी बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, और जो जितने बड़े एंगल पे होगा, जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और पढ़ाई क्या अभी तक सर जी, ज्यादा वोल्ट का करंट क्यों तेज लगता है, वोल्ट ज्यादा होने पर करंट कम हो जाता है। किसने कहा तुम्हारे से कि वोल्टेज ज्यादा होने पर करंट कम हो जाता है, किसने कहा ये। ओम का नियम क्या बता रहा है, V = IR, वोल्टेज बढ़ने पे तो करंट बढ़ेगी। वो हमने ट्रांसफॉर्मर में बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि आपने जितनी पावर दी उतनी पावर वापस कर ली। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसा करता है कि अगर जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज होगी उससे करंट उतनी ही लो पास करेगी, और अगर मान लो कि वोल्टेज लो है तो करंट ज्यादा पास करेगी। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, देखो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उतना ही तेज धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे, जितना ज्यादा बड़ा वोल्टेज होगा। तो अगर मान लो कि कहीं पे 11,000 वोल्ट की लाइन है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पर धक्का मारने की कोशिश क्या कर रहा होगा, वो ज्यादा मात्रा में कर रहा होगा। तो इसलिए वहां पे पुश ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको झटका ज्यादा महसूस होता है हाई वोल्टेज पे। जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा आप ये मान के चलो कि उतना ज्यादा पुश, उतना ज्यादा धक्का आप ज्यादा अपने शरीर के ऊपर महसूस करेंगे। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिससे कि वो किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बल का अनुभव करता है, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है क्या, बेवकूफी वाला क्वेश्चन है ये तो, तुम्हें पूछना ही नहीं आ रहा कि पूछना क्या है। अरे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल ही है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। ये ऐसे वाली बात होगी जब भैंस और जानवर में क्या फर्क है, अरे भैंस जानवर ही तो है। कह रहा जी ये कोई क्वेश्चन हुआ ये कि जी कुत्ते में और जानवर में फर्क बताओ। जानवर जानवर फर्क समझो कि कुत्ते में और बिल्ली में क्या फर्क है तो समझ में आए। ये कह रहा है जी एक पूरा एक व्यापक शब्द हो गया जानवर, और उसके अंदर कुत्ता आ गया, कह रहा है जी कुत्ते जानवर में क्या फर्क होता है। अकेला ध्रुव को संभव नहीं है, हायर क्लास में जाओ, मैंने बताया था आपको डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको जब नहीं पढ़ना भाई क्यों ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हो, आता है तो तुम्हें कुछ नहीं है, 2 पैसे का भी, और क्लास में आके ये क्यों होता है वो क्यों होता है, जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ लो उतना जितना बताया जाए। ज्ञानी मत बनो, नौकरी ले लो, है ना, मास्टर मत बनने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक बुक आती है एच के दास, मैथमेटिकल फिजिक्स की, एच के दास, इसे लेना एच के दास को, मैथमेटिकल फिजिक्स की। इसमें डाइवर्जेंस, कर्व, है ना, सारी चीजें पढ़ना, है ना, ग्रेडियंट सब कुछ पढ़ लेना। फिर आपको इसमें बताया जाएगा छोटी छोटी चीजों के फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं। तो वहां पे आप पढ़ोगे डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो, ये यहां से आपको निकल के आएगा जब पूरा डिटेल पढ़ लोगे ना इसकी, कि मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कर्ल, कोई किसी भी फील्ड की अगर कर्ल है, अगर वो जीरो है तो आपको बताया कि कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या मतलब होता है ना। तो जब कुछ नहीं पढ़ रखा जीवन में तो एकदम से ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें। अभी क्या करना चाहिए कि पेपर के हिसाब से हम कम से कम इतना पढ़ लें कि हाँ जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, ये क्रिलियनस बुक को जो बताई तुम्हें अभी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी धारावाही, किसी धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसी धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट हो तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी बात की थी अभी हमने। एनटीपीसी के लिए बेटा साइंस बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, आप लोगों को कितनी बार बताऊं भाई। एनटीपीसी में 2-4 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के आगे, 1-2 केमिस्ट्री का, 2-3 बायो का। ये भाई ज्यादा साइंस आती है रेलवे के अदर पेपर में, एनटीपीसी में उतना साइंस नहीं आता। प्रैक्टिस बुक पढ़ने की जरूरत है, जितना पढ़ा जा रहा है वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। अब देखो इसे धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसे मेरे पास में एक वृत्तीय लूप है ये, इसमें करंट पास कर रही है आई, इसका सेंटर है ओ और इसकी रेडियस मान लो कि आर है। तो इसमें जो करंट पास कर रही है सर्कुलर लूप में, उसकी वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला याद रखना, उससे फिर पेपर में क्वेश्चन निकल के आता है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसकी। डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है अंकुर सर फिजिक्स, उसमें मैंने 10th क्लास वाले बच्चों को जब पढ़ाया था यहाँ पे, तो उसकी मैंने सारी वीडियो मैग्नेटिज्म की वहाँ पे डाल दी थी। तो वहाँ पे इनके डेरिवेशन वगैरह हैं, पर मैं कहूँगा नहीं करो, क्योंकि ना आपको 10th क्लास का पेपर नहीं देना, आपको कंपटीशन का पेपर देना है। तो जिसकी जितनी जरूरत है ना इस पेपर की उतना ही हमें पढ़ना है। तो डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका हम, तो सीधे ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास सर्कुलर लूप हो, एक धारावाही वृत्तीय लूप हो और उसमें करंट पास कर रही हो, तो इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/2 I/R, μ0/2 I/R। यानी कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है, एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड एक तो क्या हो रहा है, करंट के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। यानी कि तार में जितनी ज्यादा करंट पास करेगी, इस सर्कुलर लूप में जितनी ज्यादा करंट पास करेगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग।
उतना स्ट्रॉन्ग। दूसरा, एक बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर नहीं है। जब स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी तो उसमें जो करंट पास हो रही थी उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे दूरी का स्क्वायर नहीं, खाली रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप ये है, दोनों से ही मैंने 2-2 एम्पेयर की करंट पास कराई, इसमें भी 2 एम्पेयर की करंट पास कराई, इसमें भी 2 एम्पेयर की करंट पास कराई, तो मुझे बताओ किसके सेंटर पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, पहले वाले सर्कल के कि दूसरे वाले के। दोनों सर्कुलर लूप हैं, दोनों में 2-2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसके केंद्र पर, किसके सेंटर पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये आपको बताना है। वो रेलवे ग्रुप डी में आते हैं समीर, एनटीपीसी में ना आते इतने। देखो, आप देखो यहाँ पे देखना बेटा, जो पहले वाला सर्कल जो है इसकी रेडियस तो कम है, करंट दोनों में सेम है 2-2 एम्पेयर की, लेकिन पहले की रेडियस कम है, दूसरे वाले की ज्यादा है। तो आपको पता है कि जिसकी रेडियस कम होगी, नीचे की वैल्यू कम ऊपर की ज्यादा, तो उसके सेंटर पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके सेंटर पे B1 है, इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है, तो B1 बड़ा होगा B2 से, यानी कि इसके सेंटर पे पहले वाले के केंद्र पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा पहले वाले के। जितना छोटा होगा रेडियस जितनी कम होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही पैदा होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछूं कि अगर मेरे पास बेटा जो वायर है, अगर इसके अंदर यहाँ पे मैंने अभी तो केवल एक ही फेरा ले रखा है, एक ही टर्न ले रखा है, लेकिन अगर मैं क्या करूं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, यानी कि मैंने तार लिया कॉपर का एक फेरा, फिर एक और 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे फेरे बना दूं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो n, इफ कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, यदि कैपिटल N फेरों की संख्या हो, तो बेटा सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जाएगा μ0/2। देखो, एक फेरे की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड था, अगर n फेरे होंगे तो n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा μ0/2 Ni/r। यानी जितने ज्यादा फेरे होंगे, अगर फेरे मैंने एक की जगह 5 कर दिए, तो एक फेरे से जितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था 5 से ठीक उसके 5 गुना पैदा होगा। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मेरे पास में एक ही टर्न था उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, अगर मैं 5 टर्न कर दूंगा तो 5 गुना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका आप कंप्लीट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला μ0/2 Ni/r। यानी कि जितनी ज्यादा करंट लूप में उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी कम रेडियस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरों की संख्या इंपॉर्टेंट है, तार में कितनी करंट पास कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, और सर्कल की रेडियस इंपॉर्टेंट है। 3 बात इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आप मुझे और बताएंगे, मेरे पास में एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस है r और इसकी है 2r, तो इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है B1, इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है B2। तो बताओ कि B2 जो है वो B1 का कितने गुना होगा, B2 जो है B1 का कितने गुना होगा, B2 B1 का कितना गुना है, ये आपको बताना है। देखो, अब बेटा देखो, सर्कुलर लूप में हमें पता क्या है, सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि रेडियस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ खाली रेडियस है, तो इसकी रेडियस अगर डबल है तो 2 लिखेंगे नीचे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आधा। यहाँ पे B2 जो है B1 का आधा होगा, यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगा उसका ठीक आधा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/4 नहीं करना, हालांकि आपने सब में से राजन को छोड़कर, राजीव रंजन को छोड़ के बाकी सबने हाफ ही लिखा है। तो उस स्टेट कंडक्टर में जब करंट होती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, वहां पे r का स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डबल दूरी करने पर 2 का स्क्वायर 4, तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो गया था स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। लेकिन सर्कुलर लूप में क्या होता है कि रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे और आपको कंफ्यूजन ना हो, ये कैपिटल R लिख लो,
तो बेटा रेडियस रेडियस का स्क्वायर नहीं है, तो रेडियस अगर डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, चलो। अरे इतना आसान सा चैप्टर है, 2-3 बच्चे मैं देख रहा हूँ बड़े कंफ्यूज हैं इसमें। एक ये संदीप सिंह, ये तो खैर हर एक चैप्टर में कंफ्यूज रहता है। एक बच्चा और देख रहा हूँ मैं, आशीष यादव। बाकी सबका ठीक चल रहा है, सब पूरी क्लास सही आंसर दे रही है। कुछ है थोड़ा ना इसमें, पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई जा रही है, फटाफट इन्हें याद कर लो। 4 बार पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया। अच्छा, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कोई सर्कुलर लूप में जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो तो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन वगैरह पता करेंगे। फिर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, किसी तार में करंट है तो उस पर उस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, इस पर हम आएंगे, है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे हम, फिर सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के थोड़ा सा यूज वगैरह पढ़ लेंगे, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, ये सब पढ़ने अभी हमें, है ना। तो ये कुछ पढ़ेंगे क्लास में। हाँ, डायरेक्शन में बताएंगे, लालाराम का ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये पढ़ ले तो सीडीएस के बैच लेने, अरे भाई ये बैच अगर आप जो कर रहे हो, इसमें जितना हम हर बैच में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा इसी में ही पढ़ाया जा रहा है। तो आपको सीडीएस का या एनटीपीसी का बैच किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लेना तो बहुत अच्छी बात है। साइंस के लिए तो आप ऑलरेडी हम पढ़ा ही रहे हैं सीधा, और क्या बताएंगे उसमें। जब यहाँ 100 लेक्चर यहाँ पढ़ाएंगे तो कहीं 100 से थोड़ा ना पढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।